इजाजत है सर? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बोलने में रहे प्रॉब्लम तो मैं पहले आप सबसे माफी मांगता हूँ भाई। अच्छा, अब एक तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आ, आपके एक कैमरे के लिए मैं दोबारा से बोलूंगा। चलो किसी और से ले लेंगे। थोड़ी सी खिड़की खोल दे ताकि बटन हो जाएगी। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डिजिटल मीडिया वालों का। उसका सादा सा रीज़न है भाई कि जब मैं वापस आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, भाइयों ने, फैमिली ने। वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज़ उठाते रहे किसी न किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं जोर लगाता है। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था और आंधी भी बहुत तेज थी तब भी आपने एक छोटा सा चिराग जलाया हुआ था, पूरा अंधेरा होने नहीं दिया कभी। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी है। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत है। इसी तरह आप लोगों ने, हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारे हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें जरूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात आए, जहाँ पे हुकूक की बात आए, वहाँ पे हमें एक मौके सेट होता हूँ। तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे ख़वातीन और बच्चों के साथ, जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहाँ जाना भी मुनासिब समझा, वहाँ भी मैं गया, रजी भाई लेकर गए, सदीक जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर मैं हाजिर। मेरा एक सवाल है। आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक ये तो मुझे भी नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये रुकनत नहीं है, ये रवि जानते हैं ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ और यानी मैं कुरान पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे 2 4 5 सूरतें भी पढ़ दूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहाँ पे भी कम है। मेरी फैमिली बता रही थी कि जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहाँ पे बहुत ही ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील,
वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था, मैंने कहा इसको क्या हो रहा है, वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह ऐसा ऐसा आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफ़ी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। मैं थोड़ा बहुत है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर थैंक यू। गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चीफ साहब को चाहिए कि आपको बुला के आपसे पूछें कि आपको किसने उठाया था, कहाँ रखा था। अगर आपको चीफ साहब बुलाते हैं तो आप सारी कहानी हूबहू रिकॉर्ड करके कहाँ से उठाया, कहाँ रखा, क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोले। इस मजमूई नतीजे पे आप कहाँ तक पहुंचे? देखिए, आदमी ना गलतियाँ और सही काम, दो चीज़ों के बीच में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। कभी झटका लगे तो मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो हर दिन आप ये जो मैंने एक मामले पे आदत की, ऐसा नहीं है कि मैंने क्या तो मुझे पहले नहीं की थी, पहले भी की थी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तो ये कोई याद वो भी लालच या खौफ का मसला नहीं, और वो ठीक लगा था। मैं ये कह रहा था, तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन। तो आपको जब नई चीज पता चलती है, आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिलता। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपने कहा बस अब शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आखिरी दिन है? रोज सर अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आप कहाँ रहे हैं। और सर इसमें ये भी ऐड कर दूं, यहाँ पर भी सारे सहाफ़ी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी सहाफ़ी के साथ इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज़ जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट ऑफ। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। दो चार दिन होना तो आपको एक दो चीजें याद आती हैं, मैं तो कोई चीज बची नहीं थी जो याद ना आई हो। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है। जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में, कभी सबसे पहले आपको अल्लाह याद आता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार कि खास तौर पे उसने कश्ती वाली मिसाल दी है कि जब इनकी कश्ती तूफान में घिर जाती है तो ये अल्लाह को याद करते हैं, खालिस अल्लाह को पूरी तौहीद के साथ। तो जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। आपके सामने कोई डिमांड रखी गई है, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज तो बंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी? होगा, देखिए इख्तलाफ राय रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई पूरा नहीं होता।
मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। जज्बा और कोई बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको जा रहे हैं, अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, भी आ सकते हैं, उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो कल इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर। सदके वाली मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया, मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वाली जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, राय ही नहीं चाहता मेरे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात। तो इसलिए जिसको वो मौक़िफ़ सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुद दबी दबी के नहीं करूंगा, खुल खुला के करूंगा। जब देखें, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी है, पैसे जो है वो थे। तो मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशन का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें जरूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो कॉज हो जाएगा। किसने घर बनाए? रजी भाई, अल्लाह ताला ने 2055 घर, ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से गया था। हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, मेरा काम है, मैं वही करता। आपने अब आपको कितना फर्क लग रहा है? मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग दिखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक, मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे।
कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टी आती है और जाती रहती है, लेकिन इस लेवल को तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक साथ है, तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में। जिस लेवल पे इंसाफ मुझे तो अफसोस रहेगा ना, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई ना, वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स सारे लोग शहीद हो गए, मीडिया वाले जहाँ थे वहां पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। उसका तो मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा। बुखारी ने आपसे कमेंट करी कि तो बहुत ही मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल को धमकियां देने, गालियां देने, और दफा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी